टू माय चैनल सिनेक सीक्रेट्स। कहानी की शुरुआत होती है ब्रिटेन के एक एनवायरमेंटल साइंटिस्ट एडम हिचिंस से। वो अपनी वाइफ क्लेयर, बीटा फिन और डॉग एगी के साथ आयरलैंड आ रहे हैं। उनका नया घर एक जंगल के पास है जिसे जल्दी ही काटा जाने वाला है। एडम चाहता है कि जंगल की कटाई से पहले वो वहां रिसर्च कर ले। क्लेयर घर की मरम्मत करना स्टार्ट करती है और एडम फिन और एगी को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल में एडम एक पेड़ के तने पर कला चिपचिपा सा कुछ देखता है और उसका सैंपल कलेक्ट करने लगता है। तभी उससे लगता है कि एगी बहुत दूर चला गया है। वो उसे बुलाता है लेकिन डॉग वापस नहीं आता, इसलिए वो उसके पीछे जाता है। रास्ते में फिन का टॉय नदी में गिर जाता है। आगे जाकर वो देखता है कि एगी जंगल के बीच एक पुरानी टूटी फूटी इमारत के पास भौंक रहा है। इमारत की कुछ दीवारें बची है लेकिन छत गिर चुकी है और अंदर काफी लबा पड़ा है। जमीन पर घास उगाई है जो दिखता है कि वो जगह काफी टाइम से छोड़ी हुई है। एक कोने में एक मारा हुआ जानवर दीवार से लगा हुआ दिखाई देता है। एडम ग्लोव्स पहनकर और मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर उसकी जांच करता है। जानवर के पीठ पर गहरा घाव होता है जिसमें वही चिपचिपा पदार्थ भरा होता है। उसी वक्त कॉलन डॉनली नाम का एक आदमी अपने बेटे के साथ एडम के घर और एक गहरी आह भर लेती है, क्योंकि ये उनकी पहली ट्रिप नहीं थी और उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। कॉलन एडम के जंगल में चल रहे रिसर्च वर्क को पसंद नहीं करती। वो कहती है कि ये किसी और की जमीन पर बिना इजाजत के घुसना है और ये एडम और उसके परिवार के लिए बहुत खतरनाक भी हो सकता है। क्लेयर यूं समझाने के लिए कहती है कि वो एडम से बात करेगी ताकि सब कुछ क्लियर किया जा सके, लेकिन कॉलन जोर देकर कहती है कि ये काम आज ही होना चाहिए और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। क्लेयर एक हल्की सी राहत की सांस लेती है और घर के अंदर जाती है, लेकिन ये देखकर हैरान हो जाती है कि एडम पहले हाई बैकडोर से घर लौट चुका होता है। एडम अपने आज के सैंपल्स को लेकर बहुत एक्साइटेड होता है और क्लेयर की बातों को ध्यान से नहीं सुनता। फिर भी वो कहता है कि वो जल्द ही अपनी प्यारी नेबर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। थोड़ी देर बाद एडम माइक्रोस्कोप से अन सैंपल्स को देखता है और वो शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि एक सेल दूसरे सेल पर अटैक करता है। अटैक के बाद दूसरा सेल भी वैसे हाई बन जाता है जैसे उससे इन्फेक्शन हो गया हो। उधर क्लेयर अपने बेबी को सुला रही होती है, तभी सीलिंग से काली चिपचिपी कीचड़ टपकने लगती है और सीधा बेबी के ब्लैंकेट पर गिरती है। वो एडम को बुलाकर बताती है कि छत से कुछ लीक हो रहा है और कहती है कि वो जाके एटिक चेक करे। एडम ऊपर जाता है और जल्दी से देखने लगता है कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन रिकॉर्ड फाइल्स के बीच में उलझ जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि एक कोने में दीवार के पास से बालों जैसे दिखने वाली काली कीचड़ उग रही होती है। एडम क्लेयर को बताता है कि सब कुछ ठीक है और जो रिसाव हो रहा है वह शायद नमी की वजह से है। वह अभी भी अपने रिसर्च को लेकर बहुत उत्साहित है। वह क्लेयर को कॉर्टिसेप्स नाम की एक परजीवी फफूंदी की तस्वीर दिखाता है और बताता है कि यह एक ट्रोजन हॉर्स की तरह काम करती है। यह फफूंदी चींटी के सिर के अंदर तक पहुंच सकती है। फिर यह चींटी के दिमाग को अपने नियंत्रण में लेकर उसे ऐसी जगह ले जाती है जहां से यह फफूंदी अपने बीजाणु फैला सके। इस तरह यह पूरी कॉलोनी में फैल जाती है। क्लेयर को यह सब सुनकर घिन आती है, लेकिन एडम को इस विषय में बात करना इतना पसंद है कि वह बहुत जोश में आ जाता है। क्लेयर भी धीरे धीरे मूड में आने लगती है, लेकिन तभी बेबी मॉनिटर से फिन के रोने की आवाज आती है और उनका वह पल रुक जाता है। क्लेयर बच्चे की ओर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे कांच टूटने की आवाज सुनाई देती है। फिन की रोने की आवाज अब चीख में बदल जाती है। क्लेयर घबराकर तेजी से सीढ़ियों की ओर भागती है। वह सुनती है कि ऊपर कोई दरवाजा जोर से बंद हो गया है। वह हैरान रह जाती है, लेकिन किसी तरह वह दरवाजा खोलती है और फिन को गोद में उठा लेती है। नीचे एडम को एक कोने में गिरा हुआ लैंप और टूटी हुई खिड़की का शीशा दिखता है। उसे लगता है कि शायद खिड़की से कुछ फेंका गया। एडम बाहर किसी को नहीं देख पाता, लेकिन उसे शक होता है कि यह सब कोलम की वजह से हुआ है, क्योंकि वह उस दिन उनसे मिलने नहीं गया था। कुछ मिनट बाद पुलिस आ जाती है, लेकिन ज्यादा मदद नहीं करती। पुलिस कहती है कि शायद यह किसी उलझे हुए पक्षी की वजह से हुआ होगा। क्लेयर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि बात मामूली नहीं है। वह बताती है कि जब से उनका परिवार यहाँ आया है तब से पड़ोसी उन्हें ठीक से अपनाने को तैयार नहीं है। अब तो उसे भी लगने लगा है कि शायद वह इस जगह से खुश नहीं है। पुलिस वाले बताते हैं कि यहाँ के लोग अंधविश्वासों पर बहुत भरोसा करते हैं। उनमें से एक मान्यता के अनुसार ये जंगल हॉलो कहलाता है, जहाँ परियां और भूत जैसे रहस्यमयी जीव रहते हैं। यह सुनकर एडम चिढ़ जाता है। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं होता और वह साफ कह देता है कि वह इन सब बातों को नहीं मानता। लेकिन पड़ोसियों के साथ जो तनाव है वह उनके परिवार की शांति को बिगाड़ने के लिए काफी है, क्योंकि जब इंसान उन चीजों में दखल देता है जिनसे उसे दूर रहना चाहिए, तो वहाँ के असली रहने वाले जाग जाते हैं। पुलिस अफसर यह भी बताता है कि कोलम डोनेली की एक छोटी बेटी थी जिसका नाम कोरा था। एक दिन वह जंगल में चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। आज भी कोलम को लगता है कि जंगल के किसी रहस्यमय जीव ने उसे अपने साथ ले लिया। पुलिस के जाने के बाद एडम सोचता है कि वह कोलम के खिलाफ सबूत जुटाएगा। उसे उस पक्षी वाली बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वह घर के पिछवाड़े जाता है और खिड़की के पास से तस्वीरें खींचने लगता है। तभी झाड़ियों के बीच कुछ हलचल होती है। जिज्ञासा में वह कैमरे को झाड़ियों की तरफ करता है और फ्लैश चलाता है।
फ्लैश की रोशनी में उसे एक अजीब सी आकृति और दो चमकती आंखें दिखती हैं। बस एक पल के लिए ही दिखाई देती है, बहुत हल्की सी, जैसे कोई भ्रम। इसलिए एडम यही सोचता है कि शायद यह उसकी आंखों का धोखा था। लेकिन अब उसे इग्गी के अजीब व्यवहार की चिंता होने लगती है। इग्गी बार बार शेड की तरफ देखकर गुर्रा रहा था और भौंकता जा रहा था। एडम जब शेड के पास जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि अंदर से किसी इंसान के कराहने की आवाज आ रही है। वह डरते डरते अंदर झांकता है, लेकिन वहां उसे सिर्फ पुराना और टूटा फूटा सामान दिखता है। वह सोचता है कि शायद उसे कुछ गलत सुनाई दिया और वापस चला जाता है। पर उसके जाने के बाद शेड का दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद फिर से खुल जाता है और अंदर से एक बच्चे की धीमी रोने की आवाज आती है। अगले दिन एडम अपनी पत्नी क्लेयर से वादा करता है कि पहले वह टूटी हुई खिड़की ठीक करवाएगा और फिर जाकर कोलम से बात करेगा। इसके बाद क्लेयर इग्गी के साथ घर पर रुक जाती है, जबकि एडम अपने बेटे फिन को लेकर शहर चला जाता है। घर पर क्लेयर जब बच्चे का कमरा साफ कर रही होती है तो उसे एक चादर पर काली कीचड़ जमी हुई मिलती है। वह अब एक सड़ी हुई, बदबूदार फफूंदी जैसी चीज में बदल चुकी थी। क्लेयर यह समझ नहीं पाती कि ये कैसे हुआ। वहीं दूसरी तरफ इग्गी फिर से झाड़ियों की तरफ देखने लगती है और इस बार वह चुपचाप बाहर निकलकर जंगल की ओर चली जाती है। उधर एडम शहर पहुंचता है और टूटी हुई खिड़की ग्लेजियर थॉमस को दिखाने ले जाता है। थॉमस उसे देखकर ऐसा जताता है जैसे वह पहले से सब जानता हो। वह बिना किसी भूमिका के सीधा बात शुरू करता है, अलौकिक प्राणियों की। थॉमस कहता है कि जो पक्षी नजर आया था वह असल में पवित्रता का संकेत है, और जिस तरह वह पहले जंगल पर हमला कर चुका है वैसा ही अब उसने एडम के घर पर किया है। वह खिड़की ठीक करने को तैयार हो जाता है, लेकिन एक चेतावनी देता है, अगर खिड़की में धातु मेटल के हिस्से न लगाए गए तो ये काम बेकार होगा। उसी वक्त क्लेयर के घर पर अचानक कोलम और उसका बेटा आ जाते हैं। बिना किसी सूचना के उन्हें दरवाजे पर देखकर क्लेयर घबरा जाती है। बहुत गुस्से में एडम क्लेयर पर चिल्ला उठता है। वह उस पर आरोप लगाता है कि उसने उसकी चेतावनियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। वह यह भी कहता है कि वह पागल नहीं है, जैसा कि क्लेयर शायद सोचती है। जब वह अपनी जेब में हाथ डालता है तो क्लेयर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन एडम सिर्फ एक पुरानी किताब निकालता है। वह बिना कुछ बोले किताब को मेज पर रखता है और बाहर चला जाता है। घर लौटते वक्त रास्ते में एक गिरा हुआ खिलौना देखकर एडम झुकता है। कुछ पल के लिए उसकी नजर सड़क से हट जाती है। तभी अचानक वह लगभग कोलम को टक्कर मार देता है, जो चुपचाप खेत की तरफ लौट रहा होता है। लेकिन समय रहते एडम गाड़ी रोक लेता है। दोनों एक दूसरे को गंभीर और गुस्से भरी नजरों से घूरते हैं। फिर कोलम बिना कुछ कहे चला जाता है। एडम फिर से गाड़ी चलाने लगता है। रास्ता अब जंगल के बीच से होकर गुजर रहा होता है। अचानक कार का म्यूजिक अजीब आवाज करने लगता है। टेप प्लेयर अटक जाता है और डैशबोर्ड की लाइटें झपकने लगती हैं। गाड़ी एक तरफ से दूसरी तरफ हिलने लगती है और स्टीयरिंग व्हील भी एडम के कंट्रोल में नहीं आता। तभी वह जोर से ब्रेक लगाता है और रुकने के साथ ही नई लगवाई गई खिड़की अचानक टूट जाती है। अब गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही। एडम कार का हुड खोलता है और देखता है कि इंजन की जगह कीचड़ भरी हुई है। वह पीछे से कोई औजार लेने जाता है, लेकिन तभी कोई चीज उसे पीछे से धक्का देती है और हुड का ढक्कन जोर से बंद हो जाता है। जब एडम को होश आता है तो रात हो चुकी होती है और वह खुद को गाड़ी के ट्रंक में बंद पाता है। वह किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनता है, जो गाड़ी की पिछली सीट पर अकेला है। तभी अचानक कोई चीज गाड़ी से टकराने लगती है। गाड़ी चारों ओर से जोर जोर से हिलने लगती है, जैसे कोई उसे घसीट रहा हो या झकझोर रहा हो। हम खिड़कियों के पास से एक बड़ी डरावनी परछाई को बहुत तेजी से गुजरते हुए देखते हैं। फिर कार के दरवाजे ऐसे जोर जोर से धड़धड़ाने लगते हैं, जैसे कोई जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। डर के मारे एडम सीट कवर में छेद कर देता है और बच्चे को संभाल कर टॉर्च उठाता है। वह तेजी से कार से बाहर निकलता है। ऐसा लगता है कि जो भी चीज थी वह अब वहां से जा चुकी है, लेकिन कार के दरवाजों पर पंजों के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। इग्गी की दूर से आती भौंकने की आवाज सुनकर एडम उस दिशा में बढ़ता है और धीरे धीरे घर की ओर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही वह क्लेयर से कहता है कि तुरंत पुलिस को फोन करे। अब भी उसे यकीन है कि इस सबके पीछे कोलम ही है। क्लेयर उसे राइफल उठाते हुए देखती है और घबरा जाती है, लेकिन एडम कहता है कि यह सिर्फ सुरक्षा के लिए है, कोई हमला करने का इरादा नहीं है। जब वे ऊपर की मंजिल पर पहुंचते हैं तो अचानक पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। एक के बाद एक कई खिड़कियां जोर से टूटने लगती हैं। एडम क्लेयर और बच्चे को शयन कक्ष बेडरूम में भेजता है, दरवाजा बंद करने का आदेश देता है और खुद राइफल लेकर नीचे उतर जाता है। नीचे एक कमरे से हल्की सी रोशनी झांक रही होती है। एडम धीरे धीरे उस दरवाजे को खोलता है। तभी अंदर से एक तीखी भयानक चीख सुनाई देती है। एडम घबराहट में गोली चला देता है। ऊपर मौजूद क्लेयर इस आवाज से चौंक जाती है। उसे लगने लगता है कि कुछ बुरा हो गया है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि कमरे में कोई नहीं था। जो आवाज आई थी वह दरवाजा खुलने की थी, और जो रोशनी चमक रही थी वह एडम के अपने कैमरे की फ्लैश लाइट थी। फिर भी यह साफ हो गया था कि घर में कुछ घुसा था।
क्योंकि कमरे की हर चीज अस्तव्यस्त और उल्टी पलटी पड़ी थी। गुस्से में एडम चिल्लाने लगता है, कोलम की बेवकूफियों को कोसता है और उस पुरानी किताब का मजाक उड़ाता है जो उसने लाकर मेज पर रखी थी। क्लेयर शांत स्वर में कहती है कि चाहे एडम सही हो या नहीं, इस वक्त सबसे जरूरी बात यह है कि वे सब लोग जल्दी से जल्दी वहां से निकल जाएं। थोड़ी देर में वे जल्दी से घर की हालत थोड़ी संभालते हैं और फिर इग्गी को ढूंढने निकलते हैं। एडम उसे शेड में पाता है। इग्गी के मुंह में कुछ है, वह खून से सना हुआ है। उसकी एक आंख गहरे लाल रंग की हो गई है, जैसे किसी ने उसे घायल किया हो। यह देख एडम और भी गुस्से में आ जाता है और फिर से कोलम को ही इस सब का जिम्मेदार मानता है। वह जल्दी से इग्गी को कॉलर पहनाता है और क्लेयर और बच्चे को लेकर वहां जाता है जहां उनकी कार खड़ी थी। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, इग्गी बेचैन हो जाती है और जोर लगाकर कॉलर छुड़ा लेती है। वह झाड़ियों की ओर भाग जाती है। कुछ ही सेकंड बाद दंपति को इग्गी की भौंकने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वह धीरे धीरे दर्द भरी तरह में बदल जाती है। फिर किसी चीज के फटने जैसी डरावनी आवाज गूंजती है और फिर एकदम सन्नाटा। अब एडम और क्लेयर को समझ आ जाता है कि समय बहुत कम है। वे कार का इंजन ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह पूरी तरह से किसी चिपचिपे तंतु जैसे मकड़ी के जाले से ढका हुआ है। एडम हुड उठाकर हाथ से उसे साफ करने लगता है। उधर क्लेयर अचानक पीछे मुड़कर देखती है और उसकी सांस अटक जाती है। कई डरावने अजीबोगरीब जीव जंगल से बाहर रेंगते हुए उनकी ओर आ रहे हैं। वे बहुत तेजी से जमीन पर घिसकते हुए आ रहे थे, मानो उन्हें रोकना अब मुमकिन नहीं। डर के मारे क्लेयर तुरंत ड्राइवर सीट पर बैठती है और जोर से एक्सीलेटर दबाती है। गाड़ी कांपते हुए स्टार्ट हो जाती है। उसी समय एडम हुड बंद करता है और जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, वह देखता है कि पूरे जंगल के किनारे पर राक्षसी प्राणियों की एक लंबी कतार खड़ी है। क्लेयर की चीख सुनकर वह फौरन सतर्क हो जाता है, गाड़ी में कूदकर बैठ जाता है और वे दोनों बिना पीछे देखे राजमार्ग की ओर भागते हैं। अचानक जीव अब उस पर कीचड़ फेंकने लगते हैं। पीछे की खिड़कियां जोर से टूट जाती हैं। तभी अचानक एक ज़ोंबी जैसी दिखने वाली लड़की उनके सामने आ जाती है। क्लेयर घबरा जाती है और स्टीयरिंग व्हील पर से उसका नियंत्रण छूट जाता है। गाड़ी फिसलकर एक ढलान से नीचे गिर जाती है और बुरी तरह झटके से रुक जाती है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। वे तुरंत गाड़ी से निकलकर वापस घर की ओर भागते हैं। घर पहुंचते ही वे हांफते हुए रुकते हैं और सोचते हैं, क्या वह पवित्र स्थान जिसे किताब में बताया गया था सच में कहीं मौजूद है। एडम दरवाजे के पास जाकर चाबी के छेद से बाहर झांकता है, यह देखने के लिए कि क्या वे जीव उनका पीछा कर रहे हैं। तभी उसकी नजर एक डरावनी आकृति पर पड़ती है। अचानक दरवाजा जोर जोर से हिलने लगता है और चाबी के छेद से कीचड़ भीतर घुसने लगता है। फिर एकाएक सब शांत हो जाता है। एडम टॉर्च लेकर आता है और बिना कोई चेतावनी दिए दरवाजा खोल देता है। बाहर वही भयानक प्राणी खड़ा होता है, जो तेज रोशनी पड़ते ही चीखते हुए पीछे हटने लगता है। तभी एडम को समझ आता है, ये जीव रोशनी से डरते हैं। अब वह घर का जनरेटर चालू करने का फैसला करता है, लेकिन इसके लिए उसे बाहर जाने का खतरा उठाना होगा। वह क्लेयर और फिन को अटारी छत के नीचे वाला कमरा में सुरक्षित रखता है और कहता है कि वह जार वाले दरवाजे को मजबूती से बंद रखे। एडम शेड तक पहुंचता है, लेकिन वहां का हाल और भी बुरा है। कीचड़ अब अंदर तक फैल चुका है, इवन सर्किट बॉक्स पर भी जमा हो गया है। वह किसी तरह उसे साफ करने की कोशिश करता है। उधर क्लेयर देखती है कि अटारी में दीवारें धीरे धीरे नमी से गीली होने लगी हैं। लकड़ी की सतह टूटने की आवाजें दे रही हैं, मानो घर खुद अब टिक नहीं पा रहा हो। एक बार फिर खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा है। अब क्लेयर अपने बच्चे की रक्षा के लिए तैयार हो जाती है। वह पास पड़ी लकड़ी कसकर पकड़ लेती है। तभी एक चिपचिपा डरावना हाथ दीवार की लकड़ी को तोड़ते हुए बाहर निकलता है। उसका पंजा हवा में टटोलता है, जैसे किसी चेहरे की तलाश कर रहा हो। उसी समय बाकी प्राणी भी छत पर चढ़ जाते हैं और वहां दर्जनों छोटे छोटे छेद कर देते हैं, जिससे अंदर अंधेरा और डरावना हो जाता है। शेड में एडम को तेज दर्द होता है। वह दर्द से कराने लगता है और थोड़ा प्रलाप करने लगता है, लेकिन किसी तरह खुद को संभालता है। उसी वक्त क्लेयर की आंख के पास वो भयानक पंजा पहुंचने ही वाला होता है और तभी जनरेटर चालू हो जाता है। जैसे ही पूरे घर में तेज रोशनी फैलती है, सभी प्राणी एक झटके से गायब हो जाते हैं। क्लेयर को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ एडम को अब पता चलता है कि कुछ ठीक नहीं है। लोहे की छड़ को छूते ही उसका हाथ जल जाता है और वह देखता है कि उसकी हथेली से कीचड़ टपक रहा है। घर लौटने पर वह महसूस करता है कि रोशनी भी अब उसकी त्वचा को जला रही है। दर्पण में अपनी आंख देखकर वह चौंक जाता है। उसकी एक आंख अब सामान्य नहीं रही। उसे समझ आ जाता है कि वह किसी तरह से संक्रमित हो गया है। कुछ कहे बिना वह आंख पर पट्टी बांध लेता है और क्लेयर से खिड़कियों पर लोहे की बीम लगाने में मदद मांगता है। क्लेयर को यह अजीब लगता है कि वह खुद लोहे को छूता नहीं है, लेकिन फिर भी वह उसकी मदद करती है। कुछ देर बाद क्लेयर खिड़की से देखती है कि एक राक्षस कांच के दूसरी तरफ खड़ा है, लेकिन वह अंदर नहीं आ सकता। एडम समझाता है कि जनरेटर ज्यादा देर नहीं चलेगा, इसलिए वह उसे एक कैबिनेट के अंदर सुरक्षित रख देता है।
बेबी मॉनिटर को भी वह वहीं छोड़ देता है। क्लेयर को यह बात कुछ अजीब लगती है, लेकिन वह मान जाती है क्योंकि यह तरीका फिलहाल सबसे सुरक्षित लगता है। एडम अब उस किताब को पढ़ना शुरू करता है और उसे एक अध्याय मिलता है, नकली बच्चे की चेतावनी। उधर क्लेयर को बेचैनी होने लगती है क्योंकि वह काफी देर से अपने बच्चे को नहीं देख पाई है। साथ ही अब उसे एडम पर थोड़ा शक भी होने लगा है। चुपचाप वह कैबिनेट के पास जाती है और उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। जैसे ही वह उसे खोलती है, उसके मुंह से चीख निकल जाती है। वह देखती है कि एक राक्षस उसके बच्चे को उठा चुका है और उसे अपहरण कर रहा है। और कीचड़ से सनी हुई दीवारें धीरे धीरे फिर से चुप हो जाती हैं। घर में अब सिर्फ फिन की चीखें गूंज रही होती हैं। घबराए हुए एडम और क्लेयर उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। अटारी में एडम को अपहरण करता दिखाई देता है। वह लगभग फिन को छीन ही लेता है, तभी अचानक छत से एक और पंजा नीचे आता है और उसके चेहरे पर गहरा घाव कर देता है। दर्द में वह लड़खड़ाकर नीचे गिरता है और राक्षस फिन को अपने साथ ले जाता है। क्लेयर बिना रुके दौड़ती है, जंगल में उस राक्षस के पीछे, और बेबी मॉनिटर की आवाज से रास्ता पहचानने की कोशिश करती है। उधर एडम को होश आ जाता है। वह अपने घायल पैर को पट्टी करता है और महसूस करता है कि उसका शरीर उस संक्रमण से लगातार जूझ रहा है। जैसे ही क्लेयर झील के पास पहुंचती है, उसे फिन का कंबल पानी में तैरता हुआ दिखाई देता है। वह बिना कुछ सोचे झील में कूद जाती है और थोड़ी ही देर बाद फिन को अपनी गोद में लेकर बाहर आ जाती है। जीव अभी पेड़ों के बीच है, लेकिन वे उसे रोकते नहीं है। वह घर लौटती है और एडम वहां पहुंचता है। पहले तो वह हिचकिचाती है, लेकिन फिर भरोसे के साथ बच्चा उसे सौंप देती है। लेकिन तभी एडम कहता है, ये मेरा बच्चा नहीं है। क्लेयर स्तब्ध रह जाती है। वह एडम को उस कहानी की याद दिलाती है जो उसने चींटियों और फंगस के बारे में पढ़ी थी, और कहती है कि संक्रमण उसके दिमाग पर असर कर रहा है। पर एडम अड़ जाता है। वह दावा करता है कि यह बच्चा असली नहीं है, यह नकली है। फिर अचानक वह क्लेयर को धक्का देता है और उसका माथा कील से ठोक देता है। उसका चेहरा बदलने लगता है, जैसे अंदर का कुछ जाग रहा हो। लेकिन जब क्लेयर उसके पीछे से वार करती है और उसे पकड़ती है, तो उसका चेहरा वापस सामान्य हो जाता है, मानो वो होश में लौट आया हो। क्लेयर किसी तरह खुद को छुड़ाकर शेड की ओर भागती है और खुद को अंदर बंद कर लेती है। एडम अभी भी उसके पीछे है। दरवाजे के पार से वह बात करने लगता है, कहता है कि यह बच्चा दुष्ट है और कि असली फिन को ये जीव इतनी आसानी से नहीं लौटाएंगे। उसकी आवाज में कुछ सच्चाई तो होती है, लेकिन वह धीरे धीरे बदलती रहती है। कभी वो वही पुराना एडम लगता है, तो कभी कुछ और। क्लेयर दरवाजे की दरारों से उसका चेहरा देखती है और वहां कुछ अजीब बदलता हुआ दिखाई देता है, एक ही इंसान और राक्षस के बीच झूलता हुआ। अब एडम पूरी तरह से बदल चुका होता है। उसके चेहरे और शरीर पर कीचड़ की परतें फैल चुकी होती हैं। वह एक जलती हुई दरांती उठाता है और क्लेयर की ओर बढ़ता है। क्लेयर जंगल में भागती है। रास्ते में वह एक अधूरी बनी हुई इमारत से गुजरती है और देखती है कि इग्गी भी अब पूरी तरह बदल चुका है। वह अब एक और राक्षस बन गया है। पेड़ों के बीच से और भी जीव आने लगते हैं, लेकिन आग की रोशनी उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। काफी देर तक भागने के बाद वह एक पड़ोसी के घर तक पहुंचती है और दरवाजा पीटती है। दरवाजा कोलम खोलता है। वह उसकी हालत देखकर डर जाता है और बिना किसी दया के उस पर बंदूक तान देता है। वह कहता है कि उसकी उपस्थिति से ये राक्षस उसके घर तक आ सकते हैं। डर और थकावट से भरी क्लेयर को वह बाहर ही छोड़ देता है। उधर एडम एक ढहती हुई इमारत में पहुंच चुका होता है। मशाल के सहारे वह जीवों से खुद को बचाते हुए एक छोटी लड़की की ओर बढ़ता है, जो पहले से ही पूरी तरह बदल चुकी है। वह समझ जाता है, यह कोरा है, कोलम की बेटी। उसकी गोद में एक बच्चा होता है, जिसे देखकर एडम समझ जाता है कि यह असली फिन है। कोरा उसकी ओर हाथ बढ़ाती है, अपनी उंगलियां खोलती है और उसे वही खिलौना दिखाती है जो पहले नदी में गिर गया था। एक पल के लिए सब कुछ शांत लगता है। एडम उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोरा अचानक क्रोधित होकर उस पर झपट पड़ती है। को दूर रखने के लिए कैमरे के फ्लैश का सहारा लेती है। हर बीप के साथ वह देखती है कि पेड़ों की चोटियों और अंधेरे में कई प्राणी उसका पीछा कर रहे हैं। कैमरा अब कम बैटरी का संकेत देने लगा है। अचानक एक जीव उसके सामने कूदता है। क्लेयर खुद को चारों ओर से घिरा हुआ पाती है। वह बार बार फ्लैश का उपयोग करती है, लेकिन स्थिति हाथ से निकलती जा रही है। घबराकर वह पीछे हटती है, एक गलत कदम उठाती है और जमीन पर गिर जाती है। अब जीवों के लिए हमला करना आसान हो गया है। और तभी कैमरा पूरी तरह से बंद हो जाता है। एक जानी भजानी आवाज अंधेरे को चीरती है, एडम। वह ठीक उसके पास एक बच्चे को पकड़े खड़ा होता है। यह असली फिन है, वह कहता है। उसकी हालत अब मानवीय नहीं रही, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई की एक आखिरी झलक बची है। क्लेयर दंग रह जाती है, बच्चे एक जैसे हैं। कौन असली है? एडम उससे विनती करता है कि वह एक को उठा ले और भाग जाए। फिर वह अपनी दरांती उठाता है और राक्षसों से लड़ने लगता है। हर दिशा से हमले होते हैं और अंततः एक पंजा उसकी पीठ में धंस जाता है। क्लेयर अब और देर नहीं कर सकती। वह एक बच्चे को चुनती है और भाग जाती है। सूरज की पहली किरणें जंगल को छूती है। पीछे
एडम अभी जीवित होता है, जमीन पर पड़ा लहूलुहान। उसकी निगाह उस बच्चे पर पड़ती है जिसे क्लेयर पीछे छोड़ गई थी। प्रकाश जैसे ही उस पर पड़ता है, वह चीखता है, उसकी त्वचा जलने लगती है और वह अपनी असली भयानक राक्षसी शक्ल में लौट आता है, फिर धीरे धीरे धूल बनकर बिखर जाता है। एडम की आंखों में आंसू होते हैं, उसने अपना परिवार बचा लिया और उसी क्षण वह अपनी आखिरी सांस लेता है। क्लेयर अपने बेटे के साथ घर लौटती है, सुरक्षित और जीवित। कुछ समय बाद मशीनें जंगल को काटने के लिए आती हैं। ट्रकों पर लदी लकड़ियां हिलती हैं और उनकी सतह पर जमी काली कीचड़ इस बात का संकेत देती है कि कुछ अभी भी वहां मौजूद है। आयरलैंड में कुछ प्राचीन मान्यताएं अब भी मौजूद हैं, जिनमें माना जाता है कि जंगलों और दलदली इलाकों में चेंजलिंग्स परिवर्तित बच्चे रहते हैं, जिन्हें राक्षसी आत्माएं असली बच्चों की जगह रख देती हैं।